नमस्कार। कल मैंने आपको लखनऊ की एक सनसनीखेज हत्या के बारे में बताया था, जिसमें युवा कवयित्री मधुमिता शुक्ला की उसके आवास C33/6 पेपर मिल कॉलोनी निशातगंज महानगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मैंने ये भी बताया कि सभी लोग मौके पर गए और मौके पर जो बात पता लगी वो ये पता लगी कि मृतका कवयित्री मंत्री श्री अमरमणि त्रिपाठी से प्रेग्नेंट थी। बाद में पोस्टमार्टम में उसका फीटस जो बच्चा था वो सात माह का पाया गया था। और ये भी बताया कि तत्कालिक प्रभाव से जो जानकारी निधि शुक्ला या उनके और परिजनों से मिली थी वो ये थी कि मधुमिता शुक्ला इनके संपर्क में 2000-2001 के बीच में आई थी और तब से वो बराबर इनके संपर्क में रही। निधि ने बताया कि 2 बार इसके पहले उसका एबॉर्शन माननीय मंत्री जी के दबाव में कराया गया था। ये सब तमाम बातों के बाद 7 दिन बाद ही जब बहुत हल्ला हुआ, अधिकारी ट्रांसफ़र किए गए, अमरमणि को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया और जिसे कहते हैं राजनीतिक भूचाल आ गया था उस समय उत्तर प्रदेश में। ऐसे में ये पूरी विवेचना ट्रांसफ़र कर दी गई सीबीआई को। 9 मई की हत्या थी, 17 मई को ये विवेचना ट्रांसफ़र कर दी गई। विवेचना श्री राजा बालाजी तत्समय डिप्टी एसपी थे सीबीआई में, उनको सौंपी गई। वो अपनी पूरी टीम लेकर वहाँ आ गए। प्रारंभिक तौर पे उन्होंने घटना के बारे में, यानी जिस दिन घटना हुई थी 9 मई के बारे में जानकारी की, सभी से बातचीत की। मैं भी ट्रांसफ़र होके इंटर स्टेट बॉर्डर पुलिस फोर्स जालौन पहुंच गया था, मुझसे भी पूरी जानकारी ली गई। सारे वरिष्ठ अधिकारी जो मौके पे गए थे, जिन्होंने वहाँ क्या क्या देखा था, उसकी पूरी जानकारी सीबीआई ने कलेक्ट की। सीबीआई के लिए बहुत भारी काम था। आप समझ सकते हैं कि जहाँ एक्यूज्ड, जहाँ आरोपी इतने बड़े पद पर, राजनीतिक रसूख वाला, क्रिमिनल मेंटलिटी का हो, वहाँ पर सीबीआई को पापड़ बेलने पड़े होंगे। खैर, मैंने कल भी कहा था, मैं इस अनसंग हीरो, क्योंकि सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको न उनका कहीं नाम आता है, न उनको किसी बात का मेडल दिया जाता है, न पब्लिक उनके बारे में बहुत जानती है। अमरमणि के केस के बारे में बहुत सारे लोगों ने नेट पे बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन उस केस की गुत्थियाँ किसने सुलझाईं, कड़ी से कड़ी किसने जोड़ी, हर बात जो कोर्ट में रखी गई उसके पक्ष में क्या उसके पास सबूत थे, क्या साक्ष्य इकट्ठा किए गए, कैसे ये आरोप सिद्ध किया गया और कैसे कैसे लंबी कानूनी लड़ाई सीबीआई ने अमरमणि त्रिपाठी से लड़ी। ये सब राजा बालाजी और उनकी टीम का की उनकी मेहनत थी, उनकी शार्पनेस थी, उनकी इंटेलिजेंस थी। धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जोड़ते समय जो चीज़ें बार बार पता की जाती रहीं, जानकारी की जाती रही, हम लोग भी जो जानकारी हो सकती थी देते थे। जो चीज़ें खुल के सामने आईं वो ये थी कि बहुत यंग एज में मधुमिता वीर रस की कविताएं पढ़ने लगी। पहले लखीमपुर खीरी के छोटे मंच से शुरू करके उसने लखनऊ, कानपुर और फिर प्रदेश के बाहर
वीर रस की कविताएं पढ़ने लगी। पब्लिक तालियां इसलिए बहुत बजाती थी कि वो वीर रस की कविताओं में किसी को छोड़ती नहीं थी, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, तत्समय कोई मंत्री हों, और सबके विरुद्ध कभी कभी तो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती थी अपनी कविताओं में। इसलिए रातों रात उसकी शोहरत बढ़ गई। अमरमणि ने ये देखा कि ये क्राउड कैचर है, पब्लिक इसको सुनने आती है। जहाँ भी खड़े होके ये काव्य पाठ शुरू करती है, वहाँ पर पब्लिक अपने आप इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है। धीरे धीरे उसका इस्तेमाल इन्होंने शुरू किया, और बाकी जो मैंने बताया फिर उसके साथ कैसे कैसे हुआ। पहली बार जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मधुमिता की बहन मधुमिता को लेके अमरमणि के पास गई, उसे बहुत भला बुरा कहा। उससे ये कहा कि आप मेरी बहन की दोगुनी उम्र के हैं, आप रसूख वाले हैं, आप बहुत ही प्रतिष्ठित मंत्री हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, उस मंत्रिमंडल में सबसे पावरफुल मंत्री थे शायद। तमाम उनको जलील भी किया और ये बताया कि हम लोग गरीब लोग हैं, बहुत छोटे परिवार से हैं, निम्न मध्यम वर्गीय हैं, और हमारा आपने मजाक उड़ाया है। उसको शांत करने के लिए अमरमणि ने उसे पेपर मिल कॉलोनी में एक मकान दिलवा दिया, जहाँ वो अपने बहन के साथ, निधि शुक्ला के साथ रहने लगी। उनका आना जाना बना रहा। जब ये मकान दिलवा दिया गया तो ये बात, चूँकि ये भी वहाँ लॉरेंस टेरेस की एक कॉलोनी में हज़रतगंज में अपने सरकारी आवास में अमरमणि रहते थे, उनकी पत्नी मधुमणि भी वहीं रहती थी। इनके साथ बड़ा लंबा लाव लश्कर चलता था। उसे किसी तरह से ये पता लग गया कि एक मकान अमरमणि ने दिलवाया है उसको, मधुमिता को। मधुमिता को उनका पूरा परिवार जानता था। गोरखपुर में जितनी जगह उसने कवि सम्मेलनों में भाग लिया होगा, उसको सुनने के लिए मधुमणि भी, अमरमणि की दोनों छोटी बच्चियां भी और अमरमणि की माँ भी, ये सब लोग उसको सुनने जाते थे, इसलिए उसे अच्छी तरह जानती थी। लेकिन जब ये डेवलपमेंट पता लगा और फिर उन्होंने अमरमणि से पूछा क्या ये बात सही है, अमरमणि मुकर गए। अमरमणि ने कहा ये सब झूठी बात है, मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट इस तरह की बात उड़ाते रहते हैं, ये उनका काम है, ये सब राजनीतिक विद्वेष से लोग कहते हैं। पॉलिटिशियन अपनी बात को सफाई से टालने के लिए यही कहता है कि साहब ये मेरे राजनीतिक दुश्मन ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मधुमणि नहीं मानी, और मधुमणि ने वहाँ पर उसी कॉलोनी में, पेपर मिल कॉलोनी में, मानवेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, जो मधुमणि के जो मधुमिता के घर से थोड़ी दूर पे ही 4-5 मकान छोड़ के वो रहा करते थे। अपने किसी व्यक्ति से उन्होंने मानवेंद्र प्रताप सिंह को बुलवाया और उनसे कहा कि आप हमें नज़र रखिए, आप हमें बताइए कि क्या अमरमणि वहाँ कभी जाते हैं, उसकी गतिविधियों पे नज़र रखिए। गोरखपुर का कोई जाता है, गोरखपुर की गाड़ी अगर कोई आती है तो बताइए, घर में कौन कौन आते जाते हैं, और कोई प्रतिष्ठित आदमी, कोई बड़ा आदमी आता है तो वो बताइए, हमें हम बहुत परेशान हैं। हो सकता है इसके एवज में कोई फेवर उन्होंने लिया हो मानवेंद्र प्रताप सिंह ने, लेकिन तब से मानवेंद्र प्रताप सिंह इनको बराबर खबरी का काम जो होता है करते रहे, बराबर आते जाते टेलीफोन पे इनको बताते रहे कौन आया, कौन जाया, कौन गया। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के दरमियान एक इंसिडेंट सामने आया जिसमें 2001 की जाड़ों में अमरमणि शाम के समय, धुंधलका हो गया था या रात हो गई थी, मधुमिता के घर गए। मानवेंद्र ने ये सूचना मधुमणि, अमरमणि की पत्नी को दे दी कि अमरमणि अभी अभी आए हैं, एक प्राइवेट गाड़ी से आए हैं और घर के भीतर है। मधुमणि आग बबूला हो गई, अपने ड्राइवर को साथ में लेके अपनी गाड़ी से उन्होंने इशारा किया मानवेंद्र से कि आप रास्ते में बता दीजिएगा कौन सा घर है,
मैं जाऊंगी। ये भी पूछ लिया कि अमरमणि भीतर अकेले हैं, बाहर कोई गाड़ी कोई आदमी? बोले साहब एक गाड़ी प्राइवेट आई थी, उतार के चली गई, आसपास कोई आदमी नहीं है, न घर के भीतर कोई आदमी है, सिर्फ मधुमिता है और अमरमणि है। इन्होंने इस डर से कि साथ में किसी को लेंगे तो बात पता लगेगी, अकेले ही अपने ड्राइवर के साथ कॉलोनी में चली गई। कॉलोनी से पहले ही मानवेंद्र प्रताप सिंह मिल गए। मानवेंद्र प्रताप सिंह ने घर की तरफ इशारा किया। गुस्से से तमतमाती हुई उन्होंने कॉल बेल दबाई। कॉल बेल दबाने के थोड़ी देर बाद मधुमिता ने खिड़की से झांक के देखा और ज़ोर से चिल्लाई, आप यहाँ क्यों आई? बाहर से मधुमणि ने गाली दी। उन्होंने कहा पहले दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला, वो भीतर गई। एक एक कमरा, सब कुछ, 2 ही कमरे थे, एक किचन था, एक बाथरूम था, एक छोटी सी लॉबी थी। वहाँ चारों तरफ देखा लेकिन उन्हें कहीं अमरमणि नज़र नहीं आए। वहाँ पर दोनों में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लपन होने लगी। इसी बीच में मधुमिता ने अपनी बहन को फ़ोन किया कि इस तरह से अमरमणि की पत्नी आके यहाँ ऊधम कर रही हैं। दरअसल हुआ ये कि दूसरे वाले कमरे में, जिसमें स्टोर का थोड़ा सामान, पुराने सामान रखे हुए थे, उसी के किसी एक कोने में एक पुराने गद्दे के नीचे छिपके अमरमणि बैठे हुए थे। ये बात मधुमिता जानती थी और ये जानती थी कि अगर ये बहुत देर रुकी यहाँ पर तो फिर मुश्किल हो जाएगी और ये बहुत परेशानी का कारण बनेगी। उन्होंने निधि को फ़ोन किया। निधि ने अपने जानने वाले एक नजीब खान साहब हैं, उनको फ़ोन किया कि अपनी गाड़ी लेके तुरंत आइए यहाँ। और नजीब खान वो अमरमणि के भी अच्छे मित्र थे कि आप तुरंत यहाँ चले आइए, यहाँ पर उनकी पत्नी आई हुई है। आधे घंटे की इस रार तकरार और 2 महिलाओं के बीच जो झगड़ा हो सकता है, आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि क्या क्या बातें कर रही होंगी और किस तरह की भाषा का प्रयोग दोनों के बीच में हो रहा होगा। थोड़ी देर में नजीब खान अपनी गाड़ी लेके वहाँ आ गए और वहाँ पे उन्होंने बीच बचाव किया। चूँकि नजीब खान को जानती थी मधुमणि, लेकिन वो उनका ये मानना था कि नहीं, ये अभी भी घर में हैं कहीं पर, या अभी जस्ट निकले हैं, अगल बगल कहीं हैं, ये बताए नहीं तो मैं सारे दरवाजे खटखटाऊंगी, मैं पुलिस बुलाऊंगी, इस तरह की बातें। नजीब खान साहब ने कहा कि देखिए, आपके भी सम्मान को ठेस पहुंचेगी, उनके भी सम्मान को ठेस पहुंचेगी, और किसी तरह से उनको उनकी गाड़ी बुला के विदा किया। मधुमणि वहाँ से चली गई और तब उस कोने से गद्दे को हटा के नीचे छिपे हुए अमरमणि को बाहर निकाल के उनकी गाड़ी से ही, मतलब नजीब खान ने अपनी गाड़ी से उनको लॉरेंस टेरेस वाले मकान तक पहुंचाया। ये इस इंसिडेंट का पता बहुत लोगों को नहीं था, लेकिन सीबीआई ने अपनी केस डायरी में और अपनी चार्जशीट दोनों में इस घटना का उल्लेख किया है। उल्लेख इसलिए किया है कि इस तरह से इन लोगों का मिलना जुलना आपस में बना हुआ था। कौन किसके प्रति आसक्त था ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनका आना जाना और एक दूसरे से मिलना जुलना, चोरी से भी मिलना जुलना बना हुआ था। इस तरह की घटना के बाद बार बार मधुमिता को फ़ोन करके मधुमणि गाली गलौज करती थी और ये कहती थी कि तुम मेरा परिवार ख़राब कर रही हो, और तरह तरह की बातें करती थी तुम। बातचीत के दरमियान ही मधुमिता ने गुस्से से ये बताया कि तुम्हारे पति ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, मैं 2 एबॉर्शन करा चुकी हूँ। ये सुन के मधुमणि का दिमाग ठनका और फिर अमरमणि से उनसे इस बात को लेके बहुत झगड़ा हुआ। फिर अपने लोगों से बराबर वो पता करती रही मधुमणि कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और कब इससे मिलते हैं। इसी बीच में वो मधुमिता कृष्णा मेडिकल सेंटर के डॉक्टर चंद्रावती से भी मिली और ये बात मधुमणि को पता लग गई।
फिर गाली गलौज शुरू हुई और एक दिन इसी गुस्से में मधुमिता ने अमरमणि की पत्नी को ये बताया कि मैं फिर अमरमणि से गर्भवती हूँ, मैं देखती हूँ तुम हमारा क्या कर लेती हो, हम इस बार नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बातें। इसने फ़ौरन, अमरमणि की पत्नी ने फ़ौरन रोहित चतुर्वेदी नाम के अपने दूर के रिश्तेदार, फर्स्ट कज़न था वो, उसको बुलवाया, जो वहीं घर पे ही रहता था, और पहली बार उससे सारी बात शेयर की। उसने कहा कि देखिए, ये मान नहीं रहे हैं, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ इनसे, और मान वो भी नहीं रही है, तो ये बहुत शुभ संकेत नहीं है, बेहतर होगा कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। रोहित चतुर्वेदी पहले ये बात सुन के डर गया। उसने कहा कि ऐसे कैसे हटा दिया जाए, और अगर मंत्री जी का उसके यहाँ आना जाना है और मंत्री जी ने कभी कुछ नहीं कहा, हर जगह उसको बचाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे में मेरा कुछ करना ये तो हमारे अगेंस्ट चला जाएगा, हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे। खैर उनको मधुमणि ने कन्विंस किया, उन्होंने कहा कि पहले तुम एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के ले आओ जो इस सब काम में माहिर हो, अब ये बर्दाश्त नहीं होता है, ये इसको हर हाल में हटाना है। रोहित चतुर्वेदी ने कहा कि देखिए, मैं बुला लूँगा, बात भी करा दूँगा, लेकिन पहले मैं पूछ लूँगा मंत्री जी से कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे क्या करना चाहिए। जब तक वो नहीं कहेंगे, इस बात को लेके काफ़ी नाराज़ हुई मधुमणि। 2-3 दिन तक बात चलती रही और अल्टीमेटली रोहित चतुर्वेदी संतोष राय नाम के एक लड़के को ला के उन्होंने इनसे मिलवाया कि ये काम कर देगा। फिर भी ना संतोष राय की उतनी हिम्मत पड़ी, ना रोहित चतुर्वेदी की हिम्मत पड़ी। इसी बीच में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन काफ़ी भीड़ भाड़ थी। उसी दिन चूँकि बसपा से विधायक भी थे, बसपा से मंत्री भी थे, अमरमणि त्रिपाठी, काफ़ी भीड़ इनके यहाँ भी आई हुई थी, लेकिन मधुमणि का दिमाग उसी पर लगा हुआ था। उस दिन उन्होंने कहा, रोहित को बुलवाया कि बोले आज संतोष को बुला लो, आज मौका अच्छा है, ये भी जाएंगे और वो भी किसी न किसी हालत से वहाँ जाएगी ज़रूर, और आज इसी भीड़ भाड़ में उसको निपटा दो, नहीं तो ये धीरे धीरे हमारे लिए काल बनती जा रही है। संतोष राय को उसने बुलवाया। फिर मानवेंद्र से उन्होंने खबर पूछी कि वहाँ कौन कौन लोग हैं। वहाँ भी ये पता लगा कि उसके घर में भी उसके गांव से 2-3 लोग आए हुए हैं या उसके रिश्तेदार हैं, बट मेल मेंबर हैं 2-3 जो आए हुए हैं, संभवतः इसी रैली में आए हुए होंगे। तो इसलिए उस दिन की बात टाल दी गई। उस दिन ये कहा गया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, बाद में इसे देखेंगे। 14 अप्रैल जिस दिन वो बहुत जिद पकड़ ली थी उन्होंने, तो उसे लगा रोहित चतुर्वेदी को कि अभी नहीं मानेंगी। अप्रैल में ही किसी दिन 20, 21, 22 को एक दिन अकेले में पाके रोहित चतुर्वेदी ने ये बात अमरमणि को बताई कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है और इस तरह से मुझसे ये कहा गया है कि इसे हर हाल में मारना है। पहले तो अमरमणि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा कह रही हैं तो कर लो, लेकिन जिस दिन होना हो बता देना, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। दूसरा, किसी भी तरह से अगर ये काम किया जाए तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरे नाम का इस्तेमाल इसमें कहीं भी न किया जाए, जो भी इसमें लड़के जा रहे हैं या जो भी, किसी को ये नहीं पता होना चाहिए कि क्या किससे बात हुई है। और जब ये काम करना होगा उसको उसके पहले मुझे बता दिया जाए, ताकि हम यहाँ से निकल के गोरखपुर या कहीं और चले जाएं। जब हरी झंडी रोहित चतुर्वेदी को मिल गई, उसने संतोष राय से कुछ नहीं बताया, उससे कहा कि अब ये काम करना है। इसी बीच में 2 मई को मधुमणि गोरखपुर से आ गई। इस बीच लगातार गाली गलौज इनकी और मधुमिता की होती रही और बार बार इसी बात पे अमरमणि से भी झगड़ा होता रहा।
अमरमणि भी जब इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गए तो रोहित के लिए ये बात आसान हो गई कि अब हमें ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बार बार गोरखपुर में बैठ के मधुमणि रोहित से कहती रही कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जब ये बात टलती जा रही थी तो 2 मई को वो वहाँ से खुद चल के आ गई और इससे कहा रोहित से कि अब तुम अपने जिस लड़के को लाना मैं बात करूँगी, आप उसको बुला के ले आइए। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, कुछ इंतज़ाम करता हूँ इसका। उन्होंने कहा नहीं, अब इंतज़ाम नहीं करना है, इसको बस 2, 3, 4 दिन में इसको निपटाओ, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं मैं जाऊँगी, मैं उसको गोली मार दूँगी। बात तय हुई 6 मई की कि ठीक है 6 को उन्होंने कहा डेडलाइन रखी कि नहीं 6 तारीख को आप 2 को आई ही थी, 3 और 4 को इन लोगों से बात हुई। 20-25 कॉल रोहित चतुर्वेदी और इनके बीच में हुई थी, मधुमणि के बीच में। 6 तारीख को उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, ये कह के वो अपनी गाड़ी लेके चला गया। इस बीच में अमरमणि को पता लगा कि अब ये जल्दी ही ये काम करने वाले हैं। वो भी रोहित से संपर्क में थे। रोहित ने कहा कि देखिए अब मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता हूँ, नहीं तो ये मुझे ही मरवा देंगी, मेरा घर में आना बंद हो जाएगा, लोगों में बड़ी बदनामी होगी, तो अब हम बस अगले 2, 3, 4 दिन में इसे कैसे भी करेंगे, इसे हम निपटा देंगे। अमरमणि को लगा कि ये बिल्कुल एडमेंट हैं और इसे मार देंगे, तो 6 तारीख को उन्होंने पप्पू चौधरी नाम के एक अपने बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी को भेजा मधुमिता के घर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक फॉर्म होता है जिसका मेडिकल टर्मिनेशन यानी जिसको गर्भपात कराना है उसके दस्तखत होते हैं। वो पूरा फॉर्म अमरमणि ने अपने किसी आदमी से भरवाया, सिर्फ सिग्नेचर वाली जगह बची थी। वो फॉर्म चुपचाप दिया पप्पू चौधरी को और ये कहा कि तुम इसे लेके मधुमिता के पास चले जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ, और वहाँ जाके उसको किसी भी तरह से परसू करो कि इस फॉर्म पे सिग्नेचर करे और फिर गाड़ी पे उसे बिठा के ले जाओ और उसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराइए। पप्पू चौधरी इनके यहाँ जो तमाम बड़ी गाड़ियाँ होती थीं, एक गाड़ी में वो फॉर्म लेके वहाँ तक गया। पप्पू चौधरी का तो ये कहना है, जो उसने सीबीआई को बताया, कि वो वहाँ लोग हम गए थे लेकिन वो मिली नहीं, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था। वहाँ से लौट के आया और उसने बताया कि वो नहीं मान रही, वो मिली नहीं मुझे। इधर रोहित चतुर्वेदी ये कन्फर्म हो गए कि अब सबकी कंसेंट मिल गई है, अब इन्होंने ये बात शुरू की 6 तारीख के लिए। 6 तारीख को रोहित ने संतोष को फ़ोन किया कि तुम IT चौराहा यूनिवर्सिटी रोड लखनऊ में, वहाँ पर जो कोने में चाय की दुकान है उसके सामने मिलो, मैं आ रहा हूँ। पहुँच गए और वहाँ पर पहले से ही संतोष राय खड़े हुए थे। संतोष राय एक मोटरसाइकिल ले आए थे, उस पे थे, और ये थे संतोष राय चतुर्वेदी और प्रकाश पांडे करके एक लड़का था। प्रकाश पांडे जिनका रूम पार्टनर था प्रभाकर पांडे का, आज़ाद हॉस्टल लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसकी मोटरसाइकिल थी, प्रकाश पांडे उसको लेके आया था। तो प्रकाश पांडे और संतोष राय एक मोटरसाइकिल पे थे और अपनी हीरो होंडा से रोहित चतुर्वेदी पहुंच गया। आपस में बातचीत हुई। रोहित ने संतोष राय से कहा कि इस तरह से ये काम होना है और हर हाल में ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा भाई आज तो सामान हमारे पास नहीं है। कट्टे की बात कर रहे थे कि फायर आर्म हमारे पास नहीं है, कल मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तो करना क्या है, उन्होंने सब पूरी बात बताई। उन्होंने एक पर्चे पर नाम लिख के दिया मधुमिता शुक्ला का, उसका टेलीफ़ोन नंबर लिख के दिया और कहा फ़ोन फीड कर लो, अगर कभी कोई बात करनी हो तो ये कवि सम्मेलन में आमंत्रण के संबंध में कोई बात कर लेना, जिससे उसकी लोकेशन मिल जाए या वो बुला ले कि अच्छा चले आइए बात करते हैं, और तब ऐसा कर दिया जाए। उसको अपने रास्ते से हटाना है हर हाल में। और फिर उन्होंने कहा कि मैं मधुमणि से तुम्हें मुँह मांगी रकम, तुम जितना मुँह खोलोगे उतना पैसा मिलेगा, इसलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है।
8 तारीख को 6 को ये सब बात हुई। 8 को वहाँ पर कट्टे के लिए उन्होंने कहा, कट्टा जहाँ से इंतज़ाम होना था वो नहीं हुआ। तो गोरखपुर के ही एक अमरनाथ त्रिपाठी उर्फ कल्लू करके हैं, जो ये माना जाता है कि उसके पास अगर ज़रूरत पड़े तो वो कट्टों की को उपलब्ध करा देता है। तो रोहित चतुर्वेदी ने उनसे संपर्क किया और कहा कि हमें एक कट्टे की सख्त ज़रूरत है और हमें आज ही कट्टा चाहिए। रोहित को ये लग रहा था कि संतोष और प्रकाश ये दोनों किसी तरह टाल रहे हैं कट्टे का, कि अभी उपलब्ध नहीं है, बढ़िया सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये टाल रहे हैं इस बात को। इसलिए उसने अपनी तरफ से अमरनाथ तिवारी से संपर्क करके कट्टा लिया उनसे। ये 8 मई को उसे कट्टा मिल गया। बुला के उसने ये कट्टा भी उपलब्ध करा दिया संतोष को और प्रकाश पांडे को। 8 मई को फिर फ़ोन किया मधुमनी ने मानवेंद्र प्रताप सिंह को, कौन कौन है, क्या क्या है। मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मेरी जानकारी में वो इस समय घर पर ही है, और लेकिन उसकी सिस्टर भी साथ में है, और उनका नौकर जो देशराज है वो रहता है। ये बात रोहित चतुर्वेदी को तुरंत मधुमनी ने बताई। रोहित चतुर्वेदी ने ये बात संतोष को बता दी। संतोष, राय और प्रकाश पांडे ये दोनों ही मोटरसाइकिल से उसके मकान पे पहुँचे। मकान पर बाहर कॉल बेल दबाई। कॉल बेल दबाते ही उनका नौकर देशराज उसने खिड़की से झांका। संतोष राय ने अपना नाम सत्यप्रकाश बताया, और सत्यप्रकाश नाम से ही उसने पूछा कि मधुमिता जी हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब, अभी तो नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, जब आएंगी तो बता देना कि सत्यप्रकाश आए हुए थे। ये बार खाली गया, वो लोग लौट गए। बहुत नाराज़ हुई फिर मधुमनी कि तुम लोग नहीं कर पाओगे, बताओ मैं दूसरे से बात करती हूँ। इस तरह की बातें उन्होंने की। 9 तारीख को ये फिर गए। फिर मानवेंद्र प्रताप सिंह से पूछा गया। मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नहीं, आज बिल्कुल श्योर, आज मैंने दिन भर ध्यान रखा, आज वो घर पे ही है। ये दोनों लोग गए, वैसे ही कॉल बेल दबाया। मानवेंद्र निकला क्या, खिड़की से उसने बात की और ये बताया कि हाँ वो हैं घर पे। इतनी देर में ही मधुमिता भी खिड़की पर आ गई, और संतोष राय को देखते ही उन्होंने कहा भैया आप, ये कह के उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। भीतर गए, बेडरूम में टीवी चल रही थी। देशराज से कहा गया कि आप कुर्सी ले आइए, यहाँ पर चाय बना के लाइए। इसी बीच में जैसे ही वो भीतर चाय बनाने के लिए गया, संतोष और प्रकाश ने गोली मार दी और वहाँ से अपनी गाड़ी से निकल गए। बाकी हम लोग मौके पे गए, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर 10 तारीख को उसी दिन जब ये मर्डर हुआ, तो इस बीच में 2 बार फ़ोन आया अमरमणि का भी और मधुमनी का भी, ये चेक करने के लिए कि काम हुआ कि नहीं हुआ। दोनों बार मधुमिता का फ़ोन निधि शुक्ला ने अटेंड किया। नाम चूँकि फीड था, घंटी बजी, उठाया, हेलो हेलो करती रही, लेकिन उधर से दोनों ने कोई एक भी शब्द नहीं बोले। शायद ये अमरमणि ये एलिबी क्रिएट कर रहे थे। तो खैर नई बात हुई, और फाइनली जब वो थाने पर अपनी रिपोर्ट लिखा रही थी, तब अमरमणि का फ़ोन आया और बताया कि मुझे इस हत्या के बारे में बिल्कुल पता नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, ये किसी तीसरे आदमी ने, मेरे किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने ऐसा किया है ताकि मैं फंस जाऊं। इस तरह की बात कह के उसको समझाया। और फिर 10 तारीख को पोस्टमार्टम हाउस में वो आए, और वो अमरमणि और निधि से और उसकी माँ से भी मिले। बाकी मैं बता चुका हूँ किस तरह से बॉडी वापस करके फीटस का सैंपल लिया गया था डीएनए की मैचिंग के लिए। इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो अब इन्होंने देखा कि फीटस आ गया है, अमरमणि ने देखा। कल को ये एविडेंस की तरह प्रस्तुत किया जाएगा। अमरमणि को कोई डाउट नहीं था, बात साबित हो जाएगी। तो एक उसने किस्सा गढ़ा, ऐसा खतरनाक किस्सा गढ़ा जो मैं आपसे कहता हूँ ना कि पुलिस, पॉलिटिशियन और सिस्टम का ऐसा एग्जाम्पल शायद ही कभी
मिला हो। एक किस्सा गढ़ा कि दरअसल मधुमिता की शादी IIT कानपुर के 3rd ईयर के एक लड़के अनुज मिश्रा से नवंबर 2002 में हुई थी। नवंबर 2002 इसलिए ये बताया गया क्योंकि तब से हत्या वाले दिन तक करीब 7 महीने होते हैं जो फीटस की एज निकली थी। ये बात उसने बताई और उसमें एक पुलिस वाले का YN दीक्षित सब इंस्पेक्टर थे जो इसके यहाँ कभी तैनात थे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि IIT जाके 2 आदमी ऐसे तैयार करो जो ये कहें कि हाँ अनुज मिश्रा की शादी मधुमिता से हुई। अब आप सोचिए, IIT फाइनल ईयर का लड़का, उसकी बेचारे की गलती सिर्फ इतनी थी, इन्होंने किया क्या कि इनके जो सब लोग चेले रहते हैं उनसे पहले CDR की एनालिसिस कराई। पुलिस से CDR ले लिया, बहुत प्रभावशाली आदमी था, क्रिमिनल बिहेवियर का था, उसमें देखा किससे किससे बात हुई है। तो IIT कानपुर का जो एनुअल फेस्टिवल होता है उस में कवि सम्मेलन का आयोजन करने का काम अनुज मिश्रा को दिया गया था। ये हर साल होता है वहाँ पर, सभी IITs में और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एनुअल फंक्शन बड़ा होता है, अलग अलग नाम होता है उसका। उसमें कवि सम्मेलन भी होता है, मुशायरा भी होता है, तरह तरह के उसमें कंपटीशन भी होते हैं। इस सिलसिले में अनुज मिश्रा ने कई बार बातचीत की थी मधुमिता शुक्ला से। इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक तो वो CDR देखी, इनसे बात होती रही, और फिर एक फेक CDR सबमिट की उन्होंने CBI को कि साहब इसको देख लीजिए। फेक CDR को जब राजा बालाजी की टीम ने उसको वेरीफाई करना चाहा तो ये पता लगा पुरानी हो गई है, 2002 की है और साल भर से ऊपर की नहीं मिलती है। बहरहाल CBI सक्षम है, बड़ी एजेंसी है और राजा बालाजी जैसा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन्होंने चंडीगढ़ के इसका जो बैकअप होता है वहाँ से निकलवाया और वहाँ से भी इन्होंने इसको मैनिपुलेट कर रखा था कुछ, लेकिन कितना भी मैं बड़ा मैनिपुलेटर हो, कहीं ना कहीं गलती अपनी छोड़ जाता है। जो जिस रो को, एक रो होती है जिसमें कॉलिंग नंबर होता है, उसमें से 2 रो इन्होंने मिस करा दिए। मतलब इतना पीछा, पहले तो कोशिश की कि ये जो सैंपल लिया गया है फीटस का, ये बदल जाए या गायब हो जाए। पहले ही CBI ने उसको उस पर जितनी तरह की पाबंदियां हो सकती हैं वो सब लगा दी। सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर दी कि अगर ये गायब हुआ या कहीं गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होगी। वहाँ जब नहीं हुआ तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर ये दूसरे से शादी प्रूव हो जाएगी तो फिर उसका सैंपल निकलवा के इससे टेस्ट कराएंगे और फिर टेस्ट के समय में हम इसको मैनिपुलेट कर देंगे और DNA इसका मिलान करा देंगे। हर फन में माहिर लोग इस तरह करते हैं। YN दीक्षित चले गए IIT कानपुर के हॉस्टल में और अनुज मिश्रा का रूम पार्टनर था ऋषि खरे को वहाँ बाहर बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हें ये कहना है कि जाड़ों में 2002 में इनकी शादी कवयित्री मधुमिता शुक्ला से हुई थी। IIT के लड़का वो साफ उसने मना कर दिया। उसने कहा, ये मैं कैसे कह दूँगा, जो बात गलत है, मैं अनुज को जानता हूँ, मेरा रूम पार्टनर है, कोई मतलब नहीं है। उसको किसी तरह से उठा के ले गए और उसको इल्लीगल कन्फाइनमेंट में रखा। उसे बहुत प्रताड़ित किया और ये कहा कि मैं कट्टा लगा के जेल भेज दूँगा, तुम्हारा कैरियर ख़राब हो जाएगा। वो लड़का बहुत डर गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उसने कहा ठीक है मैं कह दूँगा। वो अपने साथ ले जा रहा था, बोले नहीं ऐसे नहीं, मैं जब सब चीज़ें तैयार कर लूँगा। पढ़ा लिखा लड़का था, वो किसी तरह से वहाँ पहुँचा, उसने अपने डायरेक्टर को पूरी बात बताई। डायरेक्टर भी नहीं सोच सकते थे कि कोई इस तरह से इतना फाल्सिफिकेशन कर सकता है। यही नहीं, ये यहीं पर नहीं रुका अमरमणि। इन्होंने, इनका पुराना नौकर था महेंद्र कश्यप और एक पंडित जी थे पंडित गंगा नारायण दीक्षित। इन दोनों को तैयार किया कि तुम इनको बताओ कि फलां तारीख को 2002 में इन दोनों की शादी मैंने कराई थी। एक को नाई की हैसियत से और दूसरे को पंडित की हैसियत से। और YN दीक्षित को, यज्ञ नारायण दीक्षित को ये काम दिया गया था कि आप इसके रूम पार्टनर से कहलवा देंगे, स्टोरी पूरी हो जाएगी, बाकी सब हम देख लेंगे। इसी आशय से अमरमणि ने 18 मई 2003 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई
और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टीवी यानी मीडिया के लोगों को, टेलीविज़न के लोगों को आमंत्रित किया। बड़े चैनल वाले आए, उन्हीं के सामने पंडित जी और उनके साथ जो महेंद्र कश्यप थे उनका बयान कराया है कि हमने शादी कराई है अनुज मिश्रा नाम के लड़के से, जो IIT कानपुर का स्टूडेंट है। ये बहुत सीक्रेट शादी हुई थी, एक ऐसी जगह हमको भी मुँह बांध के ले जाया गया था। वो ऐसा लगता था कि कोई बड़ा मैरिज हॉल है, वहाँ चुपचाप चारों तरफ से दरवाज़ा बंद करके। और इनका एक दोस्त था लड़के का, और लड़की की तरफ से 4-5 लोग थे, ज़्यादातर जो लोकल कवियों के नाम बताए थे जो अमरमणि के जानने वाले थे, इस तरह का। और फिर ये खबरों में चलाया भी गया, आप अंदाज़ लगा सकते हैं। और जब ये स्टोरी सामने आई, फिर CBI के सामने एक और बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ। इसी बीच में डायरेक्टर IIT कानपुर के डायरेक्टर ने दिल्ली में PMO में बात की, और जो भी बड़े अधिकारी हैं अपने संबंधित मंत्री से बात की। कहा साहब, किसी लड़के का कैरियर इस तरह से जिसका कोई मतलब नहीं है, हमने सारी जांच कर ली, उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना है कि हाँ, उसके मोबाइल फ़ोन से उसने बात की थी कवि सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए, जो आई भी थी और कवि सम्मेलन हुआ भी था। उसमें उसके सहित तमाम और पूरी लिस्ट उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग सब चीज़ें लाई गई। और फिर इस झूठ को तार तार किया CBI ने। एक एक आदमी का बयान, उसके कॉल डिटेल, उस समय उसकी लोकेशन, किस तिथि को, कॉल डिटेल में भी मैनिपुलेशन का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन इस पूरी फॉल्स, गलत ऐसी स्टोरी का पर्दाफाश CBI ने कर दिया, उसको तार तार कर दिया, और सारी बातें उनकी झूठी निकली। फिर जो इनका फीटस था उसको फाइनली भेजा गया DNA सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद में, और वहाँ से जल्दी ही इसका रिज़ल्ट आ गया कि फीटस मधुमिता शुक्ला का था, और DNA मैचिंग, DNA जो मैपिंग होती है, DNA फिंगरप्रिंटिंग, वो अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की पाई गई। ये सब फिर उसके बाद 9 नवंबर 2003 को, इस बीच में सारे लोग अरेस्ट हो गए जितने इसमें लोग थे चार्जशीट में, ये सब अरेस्ट हो गए। रोहित चतुर्वेदी, संतोष राय, यज्ञ नारायण दीक्षित, और इसी बीच में यज्ञ नारायण दीक्षित की एक ट्रक दुर्घटना में मृत्यु भी हो गई, और प्रकाश पांडे, ये सब अरेस्ट हो गए। आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में जिनको नहीं पता है कि जब अननोन में कोई हत्या का मुकदमा लिखा जाता है और जब सही मुलजिम उसके पकड़े जाते हैं तो उनकी एक आइडेंटिफिकेशन परेड जेल में की जाती है। एक ही कद काठी हुलिये के 5-7 लोग एक साथ खड़े किए जाते हैं, जिनके चेहरे पर तरह तरह के निशान बना दिए जाते हैं, चिप्पियाँ चिपका दी जाती हैं, और जिस आदमी को पहचानना है उसको मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक तरफ से एक तरफ तक सभी लोगों को, जो भी 6-7 लोग वहाँ पर खड़े होंगे, एक ही तरह के लगभग कपड़े, एक ही तरह के, इस तरह के वहाँ छांट लिए जाते हैं, और कैदी ही होते हैं जो वहाँ पर अंडर ट्रायल होते हैं या जो किसी अपराध में बंद हैं। उन्हीं में से 5-7 लोगों की भीड़ में एक असली आदमी खड़ा किया जाता है, और जो गवाह है जिसने उस समय FIR में लिखा है कि मैं देखकर पहचान सकता हूँ, उससे कहा जाता है कि इसमें कौन सा आदमी है, पहचानिए, और वो उसको पहचानता है। अगर वो सही पहचान लेता है तो आइडेंटिफिकेशन परेड में उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो लॉ में उसे मान्य किया गया है, और ये पक्का सबूत होता है कि हाँ, इस आदमी ने जो पहचाना है या जो कहा है या जो बात बताई थी वो सही है। 9 नवंबर 2002 को बाराबंकी जेल में आइडेंटिफिकेशन परेड हुई। देशराज ने पहचान लिया उसको, संतोष राय को, और फिर 12 नवंबर 2003 को उन्नाव जेल में इसकी परेड हुई प्रकाश पांडे की आइडेंटिफिकेशन। दोनों में ही देशराज ने चूंकि दोनों को देखा था, दोनों दिन देखा था, इन दोनों ही अपराधियों को देशराज ने उस आइडेंटिफिकेशन परेड में प्रॉपरली पहचान लिया। इसके बाद 13 दिसंबर 2003 को डिप्टी SP राजा बालाजी ने चार्जशीट अदालत में सबमिट कर दी, और ये मुकदमा, इस बीच में अमरमणि अपनी आदत से बाज नहीं आते थे, कभी इस गवाह को रोकना, कभी उस गवाह को रोकना, लेकिन बहुत हिम्मती महिला थी निधि शुक्ला, मधुमिता की बहन।
उसने कभी हार नहीं मानी, कभी दबाव उसके ऊपर जो दबाव था उसको हम आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इतने बड़े कॉन्स्पिरेटर के सामने उसने कोई, और हमेशा अदालत के सहारे वो चलती रही। बाद में इसका ट्रायल उत्तर प्रदेश से हटा के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरांचल में किया, और देहरादून में सीबीआई कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, सीबीआई कोर्ट के सेशंस जज, उनके यहाँ ये मुकदमा चला। और 24 अक्टूबर 2007 को करीब 350 पौने 400 पन्नों का एक बड़ा जजमेंट सीबीआई के जज साहब ने दिया। बहुत बढ़िया जजमेंट दिया। उसमें एक एक चीज़ सीबीआई ने जितनी कही है और जितना रिप्रेजेंटेशन मुलजिमों की तरफ से है, मतलब अमरमणि, मधुमणि, प्रकाश पांडे, संतोष राय, आदित्य चतुर्वेदी, इनकी तरफ से जो चीज़ें, जो इनके बड़े बड़े वकील, सारे बड़े वकील खड़े किए गए। लेकिन ये पूरा केस कोर्ट में भी राजा बालाजी खुद स्वयं जाते थे। इनके जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं सीबीआई के, काबिल लोग होते हैं, वो सब भी जाते थे। लंबी लड़ाई के बाद इन सभी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई देहरादून की सीबीआई की अदालत में। लेकिन उसके बाद भी बहुत ढेर सारी घटनाएं हुई, जिनमें से जो मैनिपुलेट करने की जो कोशिश की गई। बीच में एक जज साहब से बात करके ज़मानत हो गई, फिर उन जज साहब का भी वहाँ से हाई कोर्ट के जज साहब का ट्रांसफ़र किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई, फिर इसकी ज़मानत रद्द कराई गई। ज़मानत रद्द करा के फिर ये कुछ दिन गोरखपुर में रहे। वहाँ भी ये शिकायत हुई कि साहब इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। फिर पुनः इनको देहरादून जेल में अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि, संतोष राय, आदित्य चतुर्वेदी और प्रकाश पांडे, ये अभी भी आजीवन कारावास की सज़ा देहरादून के जेल में काट रहे हैं। आज पूरा हो गया है। ये जो बीच में लीगल लड़ाई हुई वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन आप किसी भी साइट पर जाकर उसके बारे में देख सकते हैं कि इसमें बीच में क्या क्या हुआ, किस तरह से जुडिशरी को इसने ख़रीद लिया, किस तरह से गवाहों को धमकाने की कोशिश की, किस तरह से हर तरीका इसने अपनाया। बाद में इसका बेटा भी विधायक हुआ वहाँ से, और फिर उसने भी अपनी पत्नी को एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी सीबीआई जांच संभवतः अभी चल रही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।